नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके एग्ज़ाम के लिए जो कि दोस्तों अभी आगामी एग्ज़ाम है एमपीपीएससी और एमपी पुलिस कांस्टेबल की, ठीक है, जिसके लिए दोस्तों हम लगातार आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं, जिससे दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से चले, ठीक है। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के क्वेश्चन, ठीक है, टॉप सिलेक्टेड साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके एग्जाम में, जो आपको पूछे जा सकते हैं संभावित प्रश्न, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में हमने देखा है काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन को आज हम इस मॉडल पेपर में देखेंगे कि ये कौन से प्रश्न जो लगातार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर अभी भी नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जाकि जिससे दोस्तों न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे, ठीक है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है। वह वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है कहलाती हैं, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि वे वस्तुएं कौन सी होती है जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करती है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए बी सी डी, इनमें से ही बताना है आपको कि वो आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है ना, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग सीधा आंसर लगाएंगे द्वितीय, ठीक है, द्वितीय वस्तुओं में, ठीक है। इसको द्वित्व भी दिया जा सकता है, द्वितीय भी दिया जा सकता है, द्वित्व वस्तुएं जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये ऐसी वस्तुएं होती है जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है। कौन सा बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि कौन सा बैक्टीरिया है जो कि दही जमने के लिए जो जिम्मेदार होता है, ठीक है। वो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों वो कौन सा बैक्टीरिया, तो याद रखिएगा लैक्टोबैलिसिस एसिडोफिलस। लैक्टोबैलिसिस एसिडोफिलस जो है वो ऐसा बैक्टीरिया है जो दही जमने में जिम्मेदार होता है, दही जमाने के लिए सहायक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है। जब आप स्वयं के तन पर इत्र लगाते हैं तो आप ठंडा महसूस करते हैं, क्योंकि, ठीक है, जब भी दोस्तों आपने इत्र लगाया होगा अपने बॉडी पर, ठीक है ना, तो आप ठंडा महसूस करते हैं, इसला, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इत्र में उपस्थित जो विलायक होता है वो आपके तन से ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, आसानी से वापस हो जाता है, ठीक है। आपके तन से ऊर्जा को अवशोषित कर आसानी से वापस हो जाता है, इसीलिए आपको ठंडा लगता है, ठीक है, आप ठंडा महसूस करते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है ना। याद रखिएगा कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपीज, ठीक है ना। कौन सी हड्डी होती है सबसे छोटी, स्टेपीज। आगे बढ़ते हैं, मात्र 2 उत्तक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि वो 2 उत्तक कौन कौन से हैं दोस्तों जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा वो है दोस्तों आपके नाखून और कॉर्निया, ठीक है। नाखून और कॉर्निया 2 ऐसे उत्तक हैं हमारे शरीर के जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक है ना। कोशिका के भीतर छोटी संरचनाएं जो एक साथ कार्य करती है क्या कहलाती है, ठीक है ना। आपको बताना दोस्तों कि कोशिका के भीतर वे छोटी संरचनाएं कौन सी है जो एक साथ कार्य करती है कहलाती है, ठीक है। तो वो कौन सी संरचना है दोस्तों, उसे कहा जाता है कोशिकांग। क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कोशिकांग कहा जाता है, ठीक है। ये छोटी छोटी संरचनाएं होती है जो एक साथ कार्य करती है कोशिका के अंदर, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक सीमित संसाधन है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से बताना है कि सीमित संसाधन कौन सा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, वर्षा भी एक असीमित संसाधन है, अवक्षेपण वायु भी और ज्वारीय ऊर्जा भी, ये तीनों ही आपकी एक असीमित संसाधन है, और सीमित संसाधन के अंतर्गत आएगा आपका कोयला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोयला जो है वो एक सीमित संसाधन है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है, ठीक है। आपको बताना है कि चर्म रोग के उपचार के लिए दोस्तों जो आइसोटोप प्रयोग किया जाता है, रेडियो आइसोटोप, वो कौन सा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीधा आप आंसर लगा के आएंगे रेडियो फास्फोरस, ठीक है। रेडियो फास्फोरस जो है वो चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, ठीक है। मोमबत्तियां और सौंदर्य प्रसाधन किस से बने होते हैं, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि मोमबत्तियां और जो सौंदर्य प्रसाधन होता है वो किससे बने होते हैं दोस्तों, सभी को पता है ये पैराफिन मोम से बने होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। हाइड्रा किसके द्वारा प्रजनन करता है, अब आपको बताना है कि हाइड्रा किसके द्वारा प्रजनन करता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, मुकुलन, दूरी विखंडन, क्लोनिंग या इन विट्रो निषेचन। तो दोस्तों जो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है,
ठीक है ना, वो मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? मुकुलन के द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़ों में अधिक सहज महसूस करते हैं, क्योंकि, ठीक है, सभी को पता है दोस्तों कि जो सर्दी के दिन रहते हैं, ठंडी के समय में हम लोग काले कपड़े अधिक पहनते हैं, और जो गर्मी रहती है तो हम लाइट कपड़े पहनते हैं, मतलब सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। तो दोस्तों सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़े इसलिए पहनते हैं, इससे दोस्तों गहरे रंग के कपड़े में अधिक गर्मी को अवशोषित करती है, ठीक है। गहरे रंग के जो कपड़े हैं वो अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं, इसलिए हम सर्दियों के दौरान काले रंग के कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना। निम्न वर्णित अनावृत बीजी के बारे में विशेषताओं में से एक गलत है, उसकी पहचान करो, ठीक है ना। आपको बताना है कि निम्न वर्णित अनावृत बीज के बारे में, ठीक है, जो अनावृत बीज रहते हैं उसके बारे में कौन सी विशेषता है जो गलत है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अनावृत बीज जो रहते हैं, ठीक है ना, इनके बीज जो है फल के अंदर नहीं होते हैं, ये भी सही है। शंकु प्रजनन संरचनाएं हैं, ये भी सही है, और इसमें से रंगीन फूल आते हैं, ठीक है, केवल ये गलत है। ए बी सी तीनों ही सही हैं आपके, इसमें से अधिकतर सदाबहार पेड़ भी शामिल हैं, ये तीनों ही आपके सही हैं। इसके बारे में जो गलत है वो है दोस्तों कि इसमें रंगीन फूल आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है, इस नियम में यह भौतिक प्रक्रम मदद करता है। आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा भौतिक प्रक्रम मदद करता है, तो वो है दोस्तों विसरण, ठीक है। कौन सा भौतिक प्रक्रम है यहाँ पर? विसरण है जो मदद करता है, ठीक है ना। तारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को किसमें मापा जाता है? सभी को तो पता है दोस्तों कि तारों और पृथ्वी के बीच में बहुत अधिक दूरी है, तो दोस्तों जो बहुत अधिक दूरी रहती है उसको हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं, ठीक है, लाइट ईयर में नापते हैं, प्रकाश वर्ष में। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जितनी भी खगोलीय दूरी होती है जो बहुत अधिक होती है दूरी, उन्हें प्रकाश वर्ष में ही मापा जाता है। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा को किसके द्वारा बनाया रखा जा सकता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि पृथ्वी पर जल की जो मात्रा है उसको बनाए रखने के लिए किसके द्वारा बनाए रखा जा सकता है? ठीक है, वर्षा, संघनन, वाष्पन या जल चक्र। तो दोस्तों पृथ्वी पर जो उपस्थित जल की जो कुल मात्रा है उसको बनाए रखने किसके द्वारा बनाया रखा जा सकता है? जल चक्र के द्वारा, ठीक है, जल चक्र के द्वारा इसे बनाया रखा जा सकता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन सा है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है, ये तीनों ही दोस्तों हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, समस्थानिक हैं, ठीक है। याद रखिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है दोस्तों कि फसल तंत्र का जो कवक रोग है वो कौन सा है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वो है आपका कपास का विल्ट, ठीक है, कपास का जो विल्ट है वो फसल संयंत्र का एक कवक रोग है। परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, क्या बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों? जब परमाणु विखंडन होता है तो इसका दोस्तों यूज़ किया जाता है बिजली बनाने में, ठीक है। याद रखिएगा, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान जो उत्पन्न ऊर्जा होता है उसका जो प्रयोग है वो बिजली बनाने में किया जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? ठीक है ना, आपको बताना दोस्तों कि इनमें से कौन एक गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है। देखिए दोस्तों, प्रसरण में आपके खाने की सुगंध भी आएगी, अगरबत्ती की खुशबू आएगी और इत्र महक, तीनों ही चीज़ आपके प्रसरण के उदाहरण के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, निम्न में से किसमें अधिक ताप है? बर्फ, उबलता पानी, भाप या ऊपर के सभी? दोस्तों सभी को पता है कि जो अधिक ताप होता है वो उबलते पानी से भी अधिक ताप होता है दोस्तों भाप में, ठीक है ना। भाप में बहुत अत्यधिक मात्रा में ताप होता है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। इनमें से कौन सी महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? मतलब एपिडेमिक भी है और एंडेमिक भी है, ठीक है। टाइफाइड, हैजा, पोलियो और खसरा, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें बताना दोस्तों आपको कि कौन सी महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है, ठीक है। तो कौन सी है दोस्तों? हैजा, ठीक है। हैजा एक महामारी भी है और एक स्थानिक बीमारी भी है, ठीक है, एपिडेमिक भी है और एंडेमिक भी है, याद रखिएगा।
निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि ग्राफेन के बारे में निम्नलिखित में से जो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं वो कौन सा नहीं है। कार्बन के एलोट्रोप, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, परमाणु जाली के रूप में, या हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दोस्तों जो ग्राफेन के बारे में जो सही नहीं है वो है दोस्तों 3D स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है ना, 3D स्ट्रक्चर जो है ग्राफेन के बारे में कथन सत्य नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों A, C और D तीनों ही कथन इसके बारे में सत्य हैं ग्राफेन के। रेजिन क्या है। अब आपको बताना दोस्तों कि रेजिन क्या है। एक बहुलक है, एक वायरस है, एक मेलवेयर है, या एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो दोस्तों रेजिन जो होता है वो एक मेलवेयर है। ठीक है ना, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन बार बार। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 है, लीफ आई के लिए गलत कथन कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है कि लीफ आई के लिए गलत कथन कौन सा है। दोस्तों देखिए, इसके बारे में जो कथन है दोस्तों कि ये एक प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लीफ आई जो होता है वो एक प्रकाश पर आधारित संचार प्रणाली है। ठीक है ना। यह बिडे रक्टोनिकल संचार पर आधारित है, ये भी सही है। और रेडियो आवृत्ति संकेतक का उपयोग किया जाता है इसमें, ये भी सही है। दोस्तों यह एक वायर कनेक्शन है, ये गलत है। जो लीफ आई होता है वो एक वायरलेस कनेक्शन होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। यह कथन पूर्ण तरीके से गलत है लीफ आई के लिए। सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है। गुणसूत्र 1, गुणसूत्र 2, गुणसूत्र 3 या गुणसूत्र 4। तो दोस्तों सबसे बड़ा अणु जो है वो मानव तन के लिए वो है दोस्तों गुणसूत्र 1। ठीक है ना, याद रखिएगा, क्रोमोसोम फर्स्ट जो है वो मानव तन का एक सबसे बड़ा मतलब मानव तन का एक हिस्सा है जो कि सबसे बड़ा अणु है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पहले प्रकाश की गति को किसने नापा था। ठीक है, आपको बताना है कि पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो सीधा आपको आंसर लगा के आना है, लोअस रोमर ने मापा था। ठीक है ना, पहले प्रकाश की गति को किसके द्वारा मापा गया था, लोअस रोमर के द्वारा मापा गया था। ठीक है ना। आधुनिक चर्मशोध उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। ठीक है ना, आपको बताना दोस्तों कि जो भी आधुनिक चर्मशोधन उद्योग होते हैं उसमें ऐसी कौन सी भारी धातु है दोस्तों जो बहुत ही विषैली होती है। ठीक है ना, तो वो धातु है दोस्तों आपकी क्रोमियम, याद रखिएगा। ठीक है ना, कौन सी धातु है वो, क्रोमियम धातु है जो कि आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में पाई जाती है और विषैली होती है, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको आंसर याद होना चाहिए। के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, के सभी को पता है, इसका अर्थ जो होता है वो केल्विन होता है। ठीक है, सभी को पता है कि ये एक तापमान मापने की इकाई है। ठीक है, टेम्परेचर मापने की इकाई है केल्विन। ठीक है ना, एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आपको याद रखिएगा। ठीक है ना। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। अगर आपको दोस्तों साइंस का पार्ट है एग्जाम में तो वहाँ आपको, ठीक है ना, विटामिन की कमी से होने वाले रोग पूछे ही जाते हैं। ठीक है ना, आपको किसी भी विटामिन की कमी से पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों B1 की कमी से होता है आपको बेरी रोग। ठीक है ना, कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। रतौंधी रोग होता है विटामिन A की कमी से। ठीक है ना। राइनो वायरस की वजह बनता है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों राइनो वायरस किसकी वजह बनता है। राइनो वायरस से दोस्तों क्या होता है, ठीक है ना, आमतौर पर आम जुकाम होता है। ठीक है ना, राइनो वायरस आम जुकाम की वजह बनता है, याद रखिएगा। राइनो वायरस की वजह से ही हमको जो जुकाम होता है नॉर्मली वो होता है। निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। स्टार क्वीन नेबुला के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा मेसियर 16 को ही स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना। कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि कितना ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। 20%, 50%, 75% या 35%। ठीक है, तो दोस्तों कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मस्तिष्क द्वारा 20%। ठीक है, याद रखिएगा, मस्तिष्क द्वारा 20% रक्त और ऑक्सीजन इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि आंख का वो कौन सा भाग होता है दोस्तों जो आंख के रंग का निर्धारण करता है दोस्तों, वो होता है आंख में उपस्थित आइरिस। ठीक है ना, आइरिस जो है वो आंख के रंग का निर्धारण करता है। ठीक है ना।
हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिन में से भरपूर स्रोत है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत होती है हरे पत्तेदार सब्जियां। तो दोस्तों ये विटामिन ए का भी होती है, विटामिन बी टू का भी और विटामिन ई, तीनों ही विटामिनों का जो दिए गए हैं इनमें भरपूर स्रोत है ये हरी पत्तेदार सब्जियां। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों। एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? आपको बताना दोस्तों कि एक वयस्क मानव कंकाल जो होता है इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में जाइएगा तो 206, ठीक है ना, 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत महाधमनी में प्रवेश करती है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है या प्रवेश करता है। किससे करता है दोस्तों? रक्त जो है वो महाधमनी में प्रवेश, याद रखिएगा मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बाएं सिरे से प्रवेश करता है महाधमनी में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, बायां सिरा। ठीक है ना, याद रखिएगा। 3 से 4 साल के बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं है। ठीक है, 3 से 4 साल के जो बच्चे रहते हैं दोस्तों उनमें जो दूध के दांत होते हैं उनके नामों में से दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। कृतंक, रदनक, चर्वणक या अग्र चर्वणक। ठीक है, तो दोस्तों जो दांत दूध के दांतों में शामिल नहीं है वह दोस्तों आपका चर्वणक। ठीक है ना, बाकी कृतंक, रंदक और अग्र चर्वणक ये तीनों ही दांत दूध के दांत में शामिल होते हैं। ठीक है ना। नेत्र किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे, नीले या काले रंग के लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों। तो वो है आपका आइरिस। ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, आइरिस। एक सर्वदाता व्यक्ति का रक्त समूह है। आपको बताना दोस्तों कि सर्वदाता जो सबको डोनेट कर सकता है इसे यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। ठीक है ना, वो कौन सा रक्त समूह होता है दोस्तों? सभी को पता है कि ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह है और जो ए बी है वो सर्वग्राही है। ठीक है ना, और सी, ऑप्शन नंबर सी, ओ रक्त समूह जो है वो एक सर्वदाता व्यक्ति का रक्त समूह है, मतलब यूनिवर्सल डोनर है, ये किसी को भी रक्त प्रदान कर सकता है। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि रक्तचाप को जो नियंत्रित करती है उस ग्रंथि का नाम क्या है? तो दोस्तों वो ग्रंथि आपकी अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, जो कि रक्तचाप को नियंत्रित करती है। एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, बार बार क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है ना। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है दोस्तों। मानव शरीर के जिस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है वो है दोस्तों आपकी अस्थि मज्जा। ठीक है ना, याद रखिएगा, अस्थि मज्जा में ही लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्यों में बौनापन किसके स्त्राव के कारण होता है? ठीक है, मनुष्य में जो बौनापन होता है दोस्तों वो थायरॉक्सिन हार्मोन के स्त्राव के कारण होता है, याद रखिएगा। द मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, साइंस में ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। मिट्टी में मौजूद निम्नलिखित जीवाणुओं में से कौन सी एक विशिष्ट गंध पैदा करता है जब धरती पर वर्षा होती है? ठीक है, आपको बताना है। देखिए सभी को पता दोस्तों कि जब बारिश होती है तो मिट्टी से एक, ठीक है ना, एक गंध पैदा होती है। ठीक है ना, एक खुशबू आती है आपको। ठीक है, तो वो मिट्टी में उपस्थित किस जीवाणु की वजह से होती है? ठीक है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4। तो दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम में जाइएगा तो किसकी वजह से होती है? स्ट्रेप्टोमाइसेट्स। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसेट्स की वजह से होती है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको हिंदी में भी दे सकता है और इंग्लिश में भी दे सकता है। तो याद रखिएगा स्ट्रेप्टोमाइसेट्स की वजह से होता है। जो उपस्थित जीवाणु होता है मिट्टी में जब बारिश होती है तो इसी की वजह से जो आती है मिट्टी की एक विशेष गंध आती है। ठीक है ना। कौन सी गैस ऐसी इमारतों में जमा हो सकती है जिसमें खिड़की ना हो? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि वो कौन सी गैस है। वो ऐसी बिल्डिंग्स में भी जमा हो सकती है जहाँ पर खिड़की नहीं होती है, वो है दोस्तों रेडान गैस आपकी। ठीक है, ये जमा हो सकती है जहाँ पर खिड़की ना हो। ठीक है ना, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आज का। पेशी अस्थि से किसके द्वारा संयोजित होती है? ठीक है, आपको बताना है कि जो पेशियां हैं वो अस्थि से किसके द्वारा संयोजित होती है? उपास्थि, केवल स्नायु, केवल कंडरा या स्नायु और कंडरा दोनों के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों पेशी जो है वो अस्थि से किसके द्वारा संयोजित होती है? केवल कंडरा के द्वारा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, केवल कंडरा के द्वारा पेशी जो है वो अस्थि से संयोजित होती है। ठीक है, ये थे दोस्तों आज के मोस्ट टाइम पे आपके साइंस के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह की लगातार वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।